नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बालसमंद। आज का हमारा अध्याय रहेगा डेविस का अपवर्तन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस। तो सबसे पहले डेविस के अपवर्तन चक्र को जानने से पहले सामान्य अपवर्तन चक्र की अवधारणा को जानना जरूरी है। अपवर्तन चक्र अंतर्जात और बहिर्जात कारकों का प्रतिफल होते हैं। अंतर्जात बल हमारे धरातल पर असमानताएं लाते हैं, जबकि बहिर्जात बल उन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से अंतर्जात और बहिर्जात कारकों के द्वारा धरातल पे जो प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस के दौरान समय की जो अवधि होती है और कर्मी की जो अवस्थाएं गुजरती है उसे अपवर्तन चक्र कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि जैसे कि अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होते हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल से धरातल के अंदर पर्वत और महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो जैसे कि अंतर्जात बल के द्वारा धरातल में असमानताएं पैदा हो जाती है, उसके बाद में धरातल के ऊपर बहिर्जात कारक काम करते हैं। बहिर्जात कारक के अंदर नदी, हिमनदी, पवनें, समुद्री धाराएं और भूमिगत जल होते हैं। ये बहिर्जात कारक अपवर्तन के द्वारा इस तलखंड को काटकर समतल करने का प्रयास करते रहते हैं और इस तलखंड को उस समय तक काटते रहते हैं जब तक ये तलखंड आधारतल को प्राप्त नहीं करता। आधारतल का अर्थ होता है समुद्र सतह को प्राप्त करना या सी लेवल को प्राप्त करना। अपवर्तन चक्र के बारे में सबसे पहले जो विचार रखा वो जेम्स हर्टन ने रखा, जो कि स्कॉटिश विद्वान रहे। उन्होंने 1785 में इसकी व्याख्या की, लेकिन व्यवस्थित रूप इसको विलियम मॉरिस डेविस ने दिया, जो कि अमेरिका के विद्वान रहे। डेविस का अपवर्तन चक्र प्रमुख रूप से डार्विनवाद से प्रभावित था। के बाद में सामान्य डेफिनेशन वाशेस्टर के अनुसार अपवर्तन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें नदियाँ किसी नवनिर्मित भूखंड को अपवर्तन के द्वारा घिसकर आधारतल तक पहुंचा देती हैं। डब्ल्यू डेविस। अब जान लेते हैं डेविस की संकल्पना को। डेविस के अनुसार अपवर्तन चक्र समय की वह अवस्था है जिसमें कोई उत्तल भूखंड अपवर्तन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने अपवर्तन चक्र का प्रयोग न करते हुए यहाँ पर भौगोलिक चक्र का यूज़ किया है। तो अपवर्तन चक्र की जगह डेविस ने भौगोलिक चक्र शब्द का यूज़ किया और उन्होंने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। और लास्ट में उन्होंने बताया कि अपवर्तन के बाद कोई भूखंड समतल मैदान में बदल जाता है और इस शब्द के लिए उन्होंने पेनिप्लेन शब्द का यूज़ किया। पेनिप्लेन का अर्थ होता है प्राय संप्राय मैदान। डेविस के अपवर्तन चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो डेविस ने कहा कि किसी भूखंड के ऊपर जब अपवर्तन चक्र चलता है तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 प्रकार के प्रक्रम हावी रहते हैं। 3 प्रकार के जो कारक रहते हैं वो प्रभावी रहते हैं। तो सबसे पहले संरचना, प्रक्रम और अवस्था, जिसे डेविस की तिगड़ी कहते हैं। डेविस ने माना कि संरचना, प्रक्रम, अवस्था किसी भी भूखंड के अपवर्तन चक्र को प्रभावित करते हैं और ये संरचना, प्रक्रम, अवस्था ही भूदृश्य का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट उन्होंने अपनी जो अपवर्तन चक्र की अवधारणा दी, उनकी पुस्तक थी ज्योग्राफिकल ऐसे। के बाद में उन्होंने बताया भी है डेविस ने कि भूदृश्य संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना का निर्माण पटल विरूपण क्रिया द्वारा होता है। पटल विरूपण वे प्रोसेस होते हैं जिनसे पर्वत और महाद्वीपों का निर्माण होता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में पैदा होते हैं। इसके अंतर्गत सेलों के बलन, भ्रंश
संधि, नति, नतिलम, खनिज की संरचना, पारगम्यता और सापेक्षिक कठोरता आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि संरचना चट्टानों की किस प्रकार की है, वो कठोर है, मुलायम है, पारगम्य है, अपारगम्य है, किस प्रकार के उसके अंदर भ्रंश है आदि। नेक्स्ट प्रोसेस या प्रक्रम। स्थल रूप में परिवर्तन लाने वाले प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात जो प्रक्रम होते हैं इनके अंदर प्रमुख रूप से ज्वालामुखी, भूकंप, पटल विरूपण बल होते हैं। बहिर्जात प्रक्रम के अंदर अपक्षय और अपरदन के कार्यों को जोड़ा जाता है। अपक्षय प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। जबकि अपरदन की कार्य नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, पवन, समुद्री लहरें आदि के रूप में होती हैं। उसके बाद में अवस्था। डेविस के अनुसार मानव जीवन की तरह स्थलखंड का विकास भी कुछ क्रमिक अवस्थाओं में होता है, जिसे डेविस ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था कहा है। अवस्थाओं का संबंध अनाच्छादन क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। अनाच्छादन वो प्रोसेस होते हैं जिनसे धरातल का कटाव होता है। इसके अंदर प्रमुख रूप से अपक्षय और अपरदन को जोड़ा जाता है। डेविस के अपरदन चक्र की पूर्व मान्यता है। डेविस ने अपने अपरदन चक्र के अंदर कुछ अजम्पशन मानी है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। भौगोलिक चक्र की शुरुआत एक ऐसे धरातल पर मानी जाती है जिसका समुद्र तल से उत्थान कम समय एवं तीव्र गति से हुआ हो। सेकंड नंबर पे धरातल के ऊपर उठने की दर अपक्षय से अधिक होती है। यानी कि जो धरातल उत्थित हो रहा है वहाँ पर अपक्षय की दर कम होती है, जबकि उत्थान की दर ज़्यादा होती है। अगर अपक्षय की दर अधिक होती है तो जिससे जो रोक्स होती है वो रोक्स का कटाव अधिक होगा, जिससे उसका उत्थान रुक जाएगा। डेविस के अनुसार जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपरदन शुरू नहीं होता। नेक्स्ट, अपरदन चक्र प्रमुख रूप से धरातल की ऊंचाई, चौड़ाई, बनावट, संरचना, नदियों के गुण, वर्षा की मात्रा और समुद्र तट से दूरी पर निर्भर करती है। यानी कोई भी अपरदन चक्र जिस तलखंड के ऊपर वो चल रहा है तो उस तलखंड की किस प्रकार की विशेषता है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना किस प्रकार से है, नदियों के गुण क्या है, वर्षा की मात्रा क्या है और उसकी दूरी समुद्र से क्या है। नेक्स्ट, धरातल पर अपरदन चक्र एक क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है, जिन अवस्थाओं को उन्होंने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का रूप दिया। विश्व के सभी विस्तर रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात प्रक्रमों का प्रतिफल होता है, ये डेविस ने माना। नेक्स्ट, नदियाँ तब तक अपनी घाटियों को गहरा करती रहती हैं जब तक वो परमणित या ग्रेडिट ना हो जाए। यानी कि नदियाँ अपने घाटी को तब तक काटती रहती है जब तक वो आधारतल या सी लेवल को प्राप्त ना कर लेती हो। यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। डेविस ने अपने अपतन चक्र को ग्राफ के द्वारा भी दर्शाया है, जो भी इस प्रकार से हैं। इस ग्राफ को समझने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि सापेक्ष ऊंचाई क्या है, निरपेक्ष ऊंचाई क्या है, यूसी क्या है, एलसी क्या है आदि। तो सबसे पहले जैसे कि अंतर्जात बल के द्वारा कोई भूखंड उत्थित हो जाता है या असमानता पैदा हो जाती है इस प्रकार से, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सापेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई का अर्थ होता है कि किसी भी धरातल पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई और सबसे कम ऊंचाई के बीच का जो अंतर होता है तो उसको बोलते हैं सापेक्ष ऊंचाई। निरपेक्ष ऊंचाई का अर्थ होता है कि उस धरातल के ऊपर सबसे अधिक ऊंचाई। उसके बाद में जान लेते हैं यूसी। यूसी का अर्थ होता है कि तलखंड के ऊपर सबसे ऊपर वाला शिखर। और एलसी का अर्थ होता है लोअर कर्व, यानी कि भूखंड की घाटियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि नीचे का जो भाग होता है पर्वत एरिया का, या जिसे हम घाटी कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है एलसी। तो जैसे जैसे नदियों के द्वारा
यूसी का अपर्दन किया जाता है। तो यूसी और एलसी, एलसी का अर्थ होता है लोअर करब, एलसी और यूसी एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिनसे समप्राय मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्राफ जो डेवलप डेविस ने दिखाया। तो कुछ संकेत, उन संकेतों को समझना जरूरी है। जैसे ए बी का अर्थ होता है सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई, ए बी डैश समय की अवधि को दर्शाया गया है, सी डी तलखंड की निरपेक्ष ऊंचाई जो हमने बताया आपको, डी डी डैश सापेक्षिक ऊंचाई, एफ एफ डैश अधिकतम सापेक्षिक ऊंचाई, सी ई जी आधार तल। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ए और बी है, सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को दर्शाया हुआ है, और ए और बी डैश है समय की अवधि को। इसी प्रकार से डी तलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है यहाँ आकर, और अपदन शुरू हो जाता है। एफ और एफ डैश यहाँ पर सापेक्ष ऊंचाई सबसे अधिक होती है, और अपर जो लाइन है माउंटेन की, इसे अपर करब बोलते हैं, पहाड़ियों का शिखर है, और नीचे जो लाइन दी हुई है इसे लोअर करब नदियों की घाटियों की तली को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से सी और ई के बीच में ये व्यवस्था है, ई और जी के बीच में प्रौढ़ावस्था है, और जी के बाद में वृद्धावस्था है। लास्ट में इन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में जाकर जो यूसी है, एलसी है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ बच जाती हैं वहाँ, या समप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे डेवलप डेविस ने पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग किया। पेनीप्लेन के अंदर कुछ उत्तल अवतल ढाल की कुछ पहाड़ियाँ बन जाती है, जिन्हें डेविस ने मोनोडोना का नाम दिया है। आगे प्रत्येक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था यूथ स्टेज या युवा अवस्था, जो हमने सी और ई के बीच में बताया है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम जान लेते हैं। युवा अवस्था उत्थान के समाप्ति के बाद ढाल के अनुरूप सरिताओं का निर्माण होता है। जैसे कि हमने यहाँ दर्शाया है कि डी के अंदर, डी जो स्टेजेस है, यहाँ आकर स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, और यहीं से ही यूथ स्टेज शुरू होती है और अपरदन शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में यूसी पर अपरदन का प्रभाव नहीं होता। पहली स्टेज के अंदर यूसी यानी अपर करब के ऊपर प्रभाव नहीं होता, लेकिन एलसी लोअर करब यानी घाटियाँ पर प्रभाव रहता है। नदियाँ अपनी घाटियों को गहरा करती रहती है, और जिससे बेआकृति घाटियों का निर्माण होता है। तीव्र ढाल एवं नदियों का तीव्र प्रभाव के कारण नदियों की परिवहन क्षमता अधिक होती है। यानी ढाल तीव्र होता है इस अवस्था के अंदर, और तीव्र ढाल होने के कारण नदियों का जो वेग होता है वो अधिक होता है। इस अवस्था में उत्तल ढाल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, यूसी का अपरदन न होने के कारण यूसी स्थिर रहता है, जबकि एलसी का अपरदन होने से यह निरंतर घटता जाता है, जिससे सापेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है, जो हमने आपको यहाँ बताया भी है कि एफ और एफ डैश के अंदर अधिकतम ऊंचाई होती है। तो इसको भी जान लेते हैं कि यूसी और एलसी, यूसी के ऊपर प्रभाव नहीं होता है, एलसी के ऊपर प्रभाव रहता है। जैसे कि ये माउंटेन एरिया है, इसको हमने अपर पार्ट को यूसी का नाम दिया और नीचे पार्ट को दिया घाटियों को एलसी। तो पहली स्टेज के अंदर नदियाँ अपर पार्ट के ऊपर प्रभाव नहीं दिखाती, जबकि नीचे वाले पार्ट पर प्रभाव दिखाती हैं, यानी अपनी घाटियों को क्या करती रहती है, वो गहरा करती रहती हैं। अपनी घाटियों को जब वो गहरा करती हैं तो सबसे अधिक ऊंचाई और सबसे निम्न ऊंचाई के बीच में जो अंतर होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे सापेक्ष ऊंचाई बढ़ती है। नेक्स्ट, इस अवस्था में अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे गोर्स, कैनियन, बेकार की घाटी, जलप्रपात, वैश्विकाएँ आदि, जिनका जिक्र हम
नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियों के अंदर करेंगे। सेकंड स्टेज मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था। वाष्पिक अपरदन से नदी घाटियों का चौड़ा होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नदियाँ अपने साइड का अपरदन करना शुरू कर देती हैं। इसके अंदर एलसी के साथ यूसी में भी गिरावट आती है, यानी कि अपर कर्व का भी अपरदन होता है। सापेक्ष अवनिरपेक्ष ऊंचाई उसमें कमी आती है और यहाँ सरल रेखीय ढाल का निर्माण होता है। अधिकांश रेताएं अपरदन के आधार तल के अनुरूप प्रमाणित हो जाती हैं। अपरदन तथा निक्षेप क्रियाओं में संतुलन स्थापित होने लगता है, जिसका प्रमुख कारण धरातल का मंद ढाल एवं नदी की परिवहन क्षमता में कमी आना है। इस अवस्था की प्रमुख स्थलाकृतियाँ नदी विसर्प, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान एवं गुफित नदी है। तीसरी स्टेज वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज। इस अवस्था में लंबवत अपरदन रुक जाता है और पार्श्विक अपरदन अभी जारी रहता है। यूसी में अधिक अपरदन होने के कारण यूसी एवं एलसी एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिसमें ऊंचाई लगभग समाप्त हो जाती है। यानी कि ये पहले भी बताया, ये यूसी और एलसी एक दूसरे के नज़दीक थर्ड अवस्था में आती हैं, जो कि हम डायग्राम के द्वारा हम बता भी सकते हैं कि थर्ड स्टेज वृद्धावस्था के अंदर जाकर जो अपर कर्व और लोअर कर्व एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ आकर जो ऊंचाई होती है वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। स्थलखंड आधार तल पर पहुंच जाते हैं, जिससे बाढ़ के विस्तृत मैदानों का निर्माण होता है। इस समतल मैदान के डेविस ने पेनिप्लेन ने कहा है। पेनिप्लेन में कहीं कहीं उत्तल अवतल ढाल की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। डेविस ने इन्हें मोनोडना बताया है, जैसे कि लास्ट में हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। लास्ट के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ रह जाती हैं। एक टाइम था पूरा उतित भूखंड और लास्ट में जाकर अपरदन के बाद में छोटी छोटी उत्तल अवतल ढाल के रूप में रह जाते हैं, जिससे मोनोडना की संज्ञा दी है डेविस ने। नेक्स्ट, इस अवस्था के अंदर बनने वाली स्थलाकृति डेल्टा है। अब जान लाते हैं डेविस के भौगोलिक चक्र की आलोचना। सबसे ज़्यादा आलोचना जर्मन के विद्वान पेंक ने की। पेंक ने डेविस की 3 अवस्थाएं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को गलत बताया और कहा कि स्थलरूप या स्थलखंड के साथ मानवीय अवस्थाओं को नहीं जोड़ा जा सकता। डेविस के अनुसार स्थलखंड के उत्थान के समाप्त के बाद अपरदन शुरू होता है, जबकि यह धारणा गलत है। उदाहरण तौर पर हिमालय पर्वत पर उत्थान एवं अपरदन साथ साथ चलते हैं। अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। नेक्स्ट, डेविस के अनुसार स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति एवं कम अवधि में होता है, जबकि यह धारणा भी गलत है, क्योंकि उत्थान एक लंबी अवधि तक चलता है। डेविस के अनुसार स्थलखंड उत्थान के बाद लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहता है, जबकि यह धारणा भी गलत है। डेविस ने कहा कि किसी भूखंड का जब उत्थान हो जाता है तो वो कुछ समय के लिए वैसे ही पड़ा रहता है, उसके बाद में उसमें अपरदन शुरू होता है। नेक्स्ट, डेविस ने भूदृश्य को संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल माना है, जबकि स्थल रूप उत्थान की दर और अपरदन की दर पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी स्थल रूप में जो विकास होता है या अपरदन चक्र चलता है, उसके ऊपर उत्थान की दर क्या है और उसके अपरदन की दर यानी उसके कटाव की दर क्या है, उस पर निर्भर करता है। डेविस ने डार्विन के उद्दीय विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर अपरदन चक्र की अवस्था की तुलना मनुष्य के जीवन काल से करने का प्रयास किया, जो गलत है। मनुष्य के जीवन में अवस्थाओं के आगमन और समाप्ति का समय निश्चित होता है, जबकि स्थलरूपों के जीवन में समय का निर्धारण नहीं होता। उदाहरण तौर पर मुलायम चट्टानें होती हैं, उनकी अवस्थाएं जल्दी आ जाती है, जबकि कठोर चट्टानों की अवस्थाएं देरी से आती हैं। इसी प्रकार से हैंग, सोरले एवं एन स्टालर ने भी इस सिद्धांत का खंडन किया है और गतिक संतुलन सिद्धांत की प्रतिपादन किया है। धन्यवाद। जय हिंद।